क्या चलिए मानव जी क्विज है, बताइए कहां है राहुल गांधी? और क्या सचमुच भारत के लोकतंत्र में विपक्ष के नेता की इतनी कम भूमिका है कि किसी भी महत्वपूर्ण अवसर पर वो होता ही नहीं है? क्या हो रहा है ना कि हम कालखंड का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे। सतीश जी ने कहा चंगा सी, अब ईरान युद्ध के पहले दिए गए बयान को ईरान युद्ध के बाद के बयान से जोड़ के देखेंगे तो ऐसे ही फैलेसी के शिकार हो जाएंगे जैसे सतीश जी बहुधा होते रहते हैं। आनंद विजय आपकी बारी है, फिर आ रहा हूं स्टूडियो विनोद जी। आनंद विजय यहां से शुरू करिए, मैं चाहता हूं यहां से शुरू करिए। स्वाति कह रही है गवर्नेंस और चुनाव जीतना बीजेपी ने अलग अलग कर दिया है, बोलिए। देखिए ये स्वाति जी की धारणा हो सकती है और धारणा और तथ्य में हमेशा फर्क होता है, इसलिए धारणाओं पर क्या टिप्पणी करना मैं पहले भी कहता रहा हूं, क्योंकि तथ्य पर तो बात हो सकती है कि तथ्य क्या कहते हैं। लेकिन इसके आगे बढ़ूं इसके पहले मैं सिर्फ इतना बता दूं कि जो काम सतीश जी अपने मैनेजिंग एडिटर रहते नहीं कर पाए वो शायद आप अपने मैनेजिंग एडिटर के कार्यकाल में पूरा कर देंगे, तो इसलिए आपको बधाई देता हूं। सतीश जी भी मैनेजिंग एडिटर रहते हुए बहुत सारे काम किए थे। मैं चीफ एडिटर था भाई, मैनेजिंग एडिटर मैं कभी नहीं रहा। अरे ये पंडितों में पंडित वाली डिबेट हो रही है। सतीश जी कह रहे हैं तथ्य सुधारिए। मैं ठीक है, आपको क्या चीफ एडिटर थे, क्या थे? हाँ चीफ एडिटर। अच्छा चीफ एडिटर थे आप, ठीक है तो कोई एडिटर थे, सही वाला एडिटर थे, सही वाला। वही वो वहां रहते हुए भी चाय की दुकान से आपका इससे बढ़िया एडिटर कहीं नहीं होता है, आपको बता दूं। मैं यही तो कह रहा हूँ, पिछली बार आप कह रहे थे कि चाय की दुकान पर जब देश का एजेंडा आप 4 संपादक मिलकर तय किया करते थे, तो वो जो चाय दुकान से आपका प्रेम है ना, न्यूज 24 के पीछे से रास्ते से निकल के जो चाय दुकान पर बैठ के एजेंडा तय करते थे, तो खैर वो कार्यकाल आपका स्वर्णिम याद किया जाएगा, छोड़ देते हैं उसको। क्या हो रहा है ना कि हम कालखंड का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे। सतीश जी ने कहा चंगा सी, अब ईरान युद्ध के पहले दिए गए बयान को ईरान युद्ध के बाद के बयान से जोड़ के देखेंगे तो ऐसे ही फैलेसी के शिकार हो जाएंगे जैसे सतीश जी बहुधा होते रहते हैं। इनके फैलेसी को मैं मतलब दूध भात मानता हूं और उसी हिसाब से लेता हूं। ओके आपका यह मानना है कि बीजेपी जो चुनाव जीत रही है, आपने कहा कि गवर्नेंस और चुनाव जीतने को बिल्कुल अलग अलग कर दिया है, आपका यह मानना है कि चुनाव जीतने में बीजेपी के गवर्नेंस का कोई रोल नहीं है? स्वाति माना ज्यादा रोल तो दिखता नहीं। हम 2-3 चीजों की बात करते हैं। जैसे आपने शुरू किया कि तेल के भाव कम हो गए हैं क्योंकि क्राइसिस खत्म हो गई है, पाकिस्तान में कम हो गए, श्रीलंका में कम हो गए, हमारे देश में हम अभी भी उतना ही दे रहे हैं जितना दे रहे थे और कोई चू भी नहीं कर रहा, कोई बात भी नहीं कर रहा। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रोज मतलब ऑयल टैंकर के जाता है, धंस जाता है एक हाईवे में, हाईवे बनता है, उसको मोदी जी हरी झंडी दिखाते हैं, हाईवे खत्म हो जाता है, तब भी कोई कुछ नहीं कहता। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, इथेनॉल को देखिए, तेल के दामों को देखिए, फॉरेन पॉलिसी को देखिए, मुझे बताइए कहां गवर्नेंस हो रही है? इसका मतलब आप मानती हैं कि आने वाला मानसून सत्र बहुत हंगामेदार होने वाला है? विपक्ष के पास एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 12-15 इंपॉर्टेंट एक इश्यूज आ गए हैं हाथ में हथियार के तौर पे। देखिए इश्यूज तो बहुत बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, लेकिन मैं यहाँ शेक्सपियर को कोट करूंगी, फुल ऑफ साउंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। क्योंकि हमारे स्पीकर ओम बिरला जैसे हैं जो जैसे ही सरकार को देखते हैं एकदम मेल्ट कर जाते हैं। जिस तरह से हमारा रोड आजकल मेल्ट कर रहे हैं, गाड़ियों को देख के धंस रहे हैं, राम मंदिर में जैसे चोरी हो रही है, उस एक तरह से मतलब इतने बड़े बड़े मुद्दे, लेकिन सरकार एज यूजुअल अपना किसी तरह से कुछ करा लेगी। अब मुझे बताइए राम मंदिर में जो चोरी हुई ये अनप्रेसिडेंटेड है, और जगह कोई और होता तो बुलडोजर चल जाते, लोग जेल में होते, अभी तक चंपत राय चंपति नहीं है। मतलब हो क्या रहा है देश में? ओके यानी सरकार जिद पर अड़ी है। वो मुझे याद है राजनाथ सिंह का बयान, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, शायद NDA 1 में दिया था उन्होंने, मोदी 1 में वो बयान दिया था। तो ये आपको ये इस पर क्या कहना है स्वाति? क्या वाकई आपको लगता है सरकार ऐसे ही ठसक से चलती है क्योंकि इस्तीफा ले लिया जाए तो उसे कमजोरी माना जाता है, इसीलिए शायद मैंने कहा ना मोदी की नई टीम में कौन कौन होगा, तो वो उसका एक इंतजार किया जा रहा है कि बड़े रिशफल में, बड़े बदलाव में उसको कहीं छिपा दिया जाए। आपको याद होगा राजनाथ सिंह ने कहा था कि इस सरकार में कोई इस्तीफा नहीं देता, वो सुषमा स्वराज के कॉन्टेक्स्ट में था, वो तो बेचारी हमको छोड़ के भी चली गई, लेकिन इस्तीफा एक ही हुआ था, वो MJ अकबर का, और वो कारण हम सबको पता है। तो मुझे लगता नहीं कि इस सरकार में बुरी परफॉर्मेंस कोई यार्डस्टिक मानी जाती है। इनफैक्ट जितने ज्यादा वर्ष परफॉर्मर हैं आप, जैसे आप हरदीप पुरी को देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को देखिए, एक तरह से जयशंकर को देखिए, निर्मला सीतारमण को देखिए, उनको मतलब उनकी कुर्सी जो है वो परमानेंटली सेफ है, क्योंकि ये सरकार मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और एक आदमी जब तक चमकेगा तो और अच्छा है, लाइमलाइट सिर्फ उसी पे होनी चाहिए, और किसी की तरफ कोई क्यों देखे? ओके ऑलराइट, हर्षवर्धन त्रिपाठी
क्या वाकई आपको लगता है इतने सारे मुद्दे, हर्षवर्धन त्रिपाठी, इस बार संसद का जो सत्र होगा उसमें आर पार मतलब चल भी पाएगा? मुझे पहला जो सबसे बड़ा सवाल है मेरा कि वो चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा, या वो सदन के बाहर ही वो बैनर लेकर और विरोध प्रदर्शन होता रहेगा, अंदर हंगामा होगा, बार बार वो उसको स्थगित किया जाएगा और ऐसे निकल जाएगा सत्र? देखिए, सबसे पहले तो मानक जी, जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं इसके ठीक पहले के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर में एक नए हवाई अड्डे का लोकार्पण किया और उसी के साथ एक पचपदरा में वो रिफाइनरी का भी लोकार्पण किया है। और अगर हम यूं कहें कि भारत दुनिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी के लिहाज से, यानी जो क्रूड रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसके लिहाज से जो टॉप की कंट्रीज हैं उसमें शामिल हो गया है, तो यहां से बात थोड़ा सा समझ में आएगी। और ये क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि मैं भी ये मानता हूं कि कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। हरदीप पुरी को इस तरह से नहीं बताना चाहिए कि वो पहले महंगी कीमत पर आए थे अभी वो चल रहे, कम होने चाहिए। लेकिन भारत, जरा सोचिए, जब दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी क्राइसिस को मैनेज नहीं कर पा रहे थे तो भारत ने उस क्राइसिस को यूं मैनेज किया कि आप डिबेट ही नहीं कर पाए ढंग से। विपक्ष का तो छोड़िए, कुछ दिन वो लेके आए थे लकड़ी उकड़ी उस पे चूल्हा पे, और एक अखिलेश जी को तो एक बढ़िया वीडियो मिल गया था, एलपीजी सिलेंडर किसी भाई ने कटवा दिया था वेल्डर से। अब ऐसा कौन मूर्खतापूर्ण काम करेगा कि एलपीजी सिलेंडर खाली हो जाए तो उसको कटवा दे? लेकिन वो तमाशा हुआ, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि आज के समय वो वाला नहीं रहा कि कोई कुछ कह दे उसके आधार पर सब कुछ तय होता है। आज के समय में लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सड़क में गड्ढे हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, पहली बार तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन गड्ढे एक हो रहे हैं और उसमें हजारों यात्री देहरादून के हाईवे से जा चुके। कई एक जगह गड्ढा हुआ होगा, रिपेयर हो गया, एनएचएआई ने उस कॉन्ट्रैक्टर को फाइन किया है और रिपेयर हो गया। सवाल यह है कि क्या विपक्ष सचमुच मुद्दे उठा रहा है, या जिसको हम बार बार कहते हैं कि उसको लगता है कि अच्छा आज चलो आज ये हो गया तो सोशल मीडिया में एक बढ़िया रील बन जाएगी, तो आप रील से तो मोदी सरकार को नहीं हरा पाओगे। इसको बड़ी स्पष्टता समझो। दूसरा, क्या विपक्ष इच्छा भी रखता है किसी तरह के मुद्दे पर बात करने की? अब इतने मुद्दे हम लोग बात करते हैं, निश्चित तौर पर नीट का बहुत बड़ा मुद्दा था, किस तरह से उसको विपक्ष ने उठाया, ये क्या उस मुद्दे पर कोई ऐसी चीज हुई? राम मंदिर का चढ़ावा चोरी बिना किसी संकोच के, मैं तो पहले दिन से कहता रहा हूं जब शुरुआत में ही कि न्यास को पूरी तरह से पुनर्गठन करना चाहिए, चंपत राय जी को त्यागपत्र देना चाहिए, अनिल मिश्रा को, दूसरे लोगों को देना चाहिए। लेकिन अब वो जांच हो रही है, अब उसके लोग जा रहे हैं और जैसे जैसे ये लड़ रहे हैं तो एक तरह से आप खुद ही पुश कर रहे हैं कि लोगों को याद आ जाए कि राम मंदिर के खिलाफ आपने क्या क्या किया था। मतलब लोगों को याद आ जाए कि सुलभ शौचालय से लेकर जाने क्या क्या बनवाने वाले, आज वो राम मंदिर बन गया तो ये कह रहे हैं। लेकिन एक अलग विषय है, मूल मुद्दा क्या है? क्या मॉनसून सत्र में विपक्ष इस तैयारी के साथ है? नंबर वहां बोलता है, वहां और कुछ नहीं बोलता है। संसदीय परंपरा को जानने वाले सब जानते हैं, वहां ये सब फालतू की बात नहीं बोलती है कि कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है। वहां क्या बोलता है? नंबर बोलता है। तो क्या विपक्ष के पास इतने नंबर होंगे कि वो हल्ला हंगामा की बजाय सरकार के बिलों को गिराने की स्थिति में होंगे? अगर वो होंगे तो निश्चित तौर पर जयराम रमेश तो कह रहे हैं कॉन्फिडेंट, मैं उसी से आ ही रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं, मूल वही बात है, बाकी सब तो ऐसे ही है। दूसरा, कौन से मुद्दे उठाएंगे? हम सबको याद है कि जब राहुल गांधी, एक समय में आपको याद होगा कि वो अडानी चिल्ला रहे थे तो अखिलेश जी को क्या हुआ? अखिलेश जी को संभल याद आ गया। क्या नेता विपक्ष के तौर पर आज हम लोग बात कर रहे हैं, आज 5 जुलाई को, क्या नेता विपक्ष के तौर पर मॉनसून सेशन से पहले राहुल गांधी की सबसे बात हो गई? या चलिए मानक जी क्विज है, बताइए कहां है राहुल गांधी? अच्छा लगेगा ना भाई, मोदी तो चमकना चाहते हैं, वो तो सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं, तो वो तो जनता जानती है कहां है। अभी कल उन्होंने रिफाइनरी का लोकार्पण कर दिया, वहां जोधपुर हवाई अड्डे का कर दिया, जयपुर मेट्रो फेज 2 का कर दिया, तो ठीक है। राहुल गांधी कहां, ये सवाल पूछिए। और क्या सचमुच भारत के लोकतंत्र में विपक्ष के नेता की इतनी कम भूमिका है कि किसी भी महत्वपूर्ण अवसर पर वो होता ही नहीं है? और अगर वो नहीं होता तो प्रभाव कहां से पड़ेगा भाई? हम एक दिन बोल दें अचानक, नहीं मोदी तो ठीक नहीं, गवर्नेंस नहीं, ऐसे चलेगा क्या? और गवर्नेंस का इशू, गवर्नेंस के इशू पर जब आप कहते हैं तो हम कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं, जब कोई भी एक बहुत टॉप लीडरशिप होती है, बहुत स्ट्रांग लीडरशिप होती है, तो जो दूसरे लोग होते हैं उस तरह से नहीं चमकते हैं। लेकिन क्या देश उन पैरामीटर्स पर जहां खड़ा है उस पे आंकड़ों में बात होगी या रेटोरिक्स में बात? अभी आपने राहुल गांधी कहां है पूछा ना, मैं समझ गया कि आप सतीश जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, मैं तो समझ गया था भाई। देखिए सतीश जी, एक लाइन, मैं सबसे कनिष्ठ हूं, बाकी सब लोग वरिष्ठ हैं, इसको समझिए। स्क्रीन पे मंगवा दीजिए ना सबको, ज्यादा वरिष्ठ मत होइए। नहीं, वो तो हो ही नहीं पाएंगे। तो मेरा ये मानना है मैं सवाल पूछूंगा, बाकी लोग जवाब देंगे। तो सतीश जी वरिष्ठ हैं तो अनुभव से जवाब देंगे, विनोद जी वरिष्ठ हैं। भाई बताइए सतीश जी कहां है राहुल गांधी? बताइए, प्रधानमंत्री सब जगह दिख रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं, सब दिख रहा है, वो क्या कर रहे हैं? बताइए राहुल गांधी कहां है? देखिए, हमें तो नहीं पता है कि राहुल गांधी कहां है, हमें इसमें इच्छा भी नहीं रखता हूं कि वो कहां है, हमें पता चले।
मैंने आज तक उनको 3 बार देखा है, 2 बार 2-3 मीटर से, 1 बार 20 मीटर से। इसके अलावा मेरा कोई ये नहीं। पता तो होगा पर ये आदमी बताएगा नहीं, ये आदमी बोलेगा नहीं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये आदमी मानेगा नहीं, क्योंकि अगर इसने मान लिया कि वो थाईलैंड होकर आया हुआ है या फिर बैंकॉक गया था, किस वजह से ये किसी से भी छुपी हुई नहीं है, तो इसके साथ साथ इसके मालिकों की भी फजीयत हो जाएगी और इसकी EMI काट ली जाएगी, इसको पैसा नहीं मिलेगा, तो इसकी वैसे भी हालत खराब होनी है। इसलिए उस सबसे बचने के लिए ये इंसान बड़ी बेशर्मी के साथ में झूठ बोलने को तैयार हो जाता है। वाकई आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।